हेलो स्टूडेंट्स, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। ये अध्याय 2 है, कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का। पिछली वीडियो में हमने 2 अंकों वाले प्रश्नों को समझा था और हमने पूरा 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर आपको बताए थे। आज इस वीडियो में हम आपको 3 अंकों वाले प्रश्नों को हल करवाने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथियों को, मित्रों को भी लाभ इसका प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो 3 अंक वाले प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न का उत्तर है परासरण। उसमें पूछा था कि परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है, किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली में से विलयन में होने वाला प्रवाह परासरण कहलाता है। वैसे इतनी परिभाषा आपको लिखना है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको ये भी बताया है कि परासरण 2 प्रकार का होता है, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद है दूसरी परिभाषा, परासरण दाब क्या है। तो किसी विलयन का परासरण दाब उस साम्य तरल स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो उस विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर देने से उत्पन्न होता है। या तो आप इसको लिख दें या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो कम से कम दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं और इसकी गणना निम्न सूत्र की सहायता से करते हैं, पाई बराबर CRT। तो ये न्यूमेरिकल्स में काम में आता है ये सूत्र। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो परिभाषा है उसमें कि संपराश्री विलयन क्या है। तो 3 परिभाषा पूछी थी, तो संपराश्री बता दिया, परासरण और परासरण दाब। तो ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो, है ना, ऐसे परासरण दाब जिनके परासरण दाब जो है समान ताप पर समान हो, समपराश्री विलयन कहलाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा, समान है समान, पराश्री परासरण विलयन। तो 2 संपराश्री विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली में द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता, क्योंकि दोनों को परासरण दाब समान है तो कोई कहीं परासरण क्रिया नहीं होती, इसलिए ये लिखा है कि परासरण नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरे की। प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा है आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो हम आपको बता दें कि आपको अंतर जो है कॉलम बनाकर ही यहाँ पर लिखना है, एक साइड आदर्श और एक तरफ अनादर्श। यहाँ पर हमने आपको तुलना करके बताया है, तो आप इसको बना के और लिखें। यहाँ पे जो जबकि लिखा है, जबकि के इस तरफ के पॉइंट अनादर्श के हैं और इस तरफ के आदर्श के हैं। तो क्या लिखेंगे, आदर्श विलयन राउल के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, जबकि अनादर्श विलयन राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इस टाइप से आपको इस तरफ लिख देना है। इसी प्रकार से आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ठीक है, आदर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता, कैसा मतलब डेल्टा H बराबर 0 रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अनादर्श विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ये जो शर्त लिखी है आदर्श के लिए, आपको अनादर्श में नहीं लिखना। इसके बाद आदर्श विलयन में आयतन परिवर्तन नहीं होता है ना, डेल्टा V बराबर होता है 0, जबकि अनादर्श विलयन में आयतन परिवर्तन होता है, या तो बढ़ेगा या फिर घटेगा, ये दोनों में से कोई कंडीशन बनती है। तो ये 3 अंतर आपको इस प्रकार से लिखना है, 3 नंबर में आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरे की। और प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा है कि शुद्ध जल की मूललता की गणना कीजिए। तो देखिए, मूललता की परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मूललता कहलाती है। तो पहले तो हमें परिभाषा पता होना चाहिए कि 1000 ग्राम में विलेय घुला रहता है, तो उसकी जो मूललता होती है वो इसकी मूललता कहलाती है। जितने विलेय उसमें घुले होते हैं वही उसकी मूललता होती है, 1000 ग्राम में जितने घुले हों। अतः 1000 ग्राम जल में मूलों की संख्या, तो हमें पता है कि मूल हम कैसे निकालते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान मट्टी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर 1000 और आणविक द्रव्यमान कितना है इसका 18। जल का सूत्र होता है H2 और इसका आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो आएगा 18। ठीक है, इसलिए 1000/18, जब 18 से 1000 में भाग दिया तो इसका आंसर आ जाता है 55.6 मूल। ठीक है, तो अतः शुद्ध जल की मूललता हो जाएगी 55.6 मूल। इसका आंसर 55.56 भी हो सकता है, 55.55 भी हो सकता है और 55.6 भी हो सकता है। ठीक है, ये आंसर इसके आ सकते हैं, आप भाग लगाते जाएंगे तो। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे की। और प्रश्न क्रमांक चौथे में पूछा है परासरण एवं विसरण में अंतर। तो ये अंतर आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 नंबर में अधिकतम आता है। तो आप इस प्रकार से जो सरल पॉइंट आपको लगे वो आप लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली की इसमें आवश्यकता नहीं होती, इसमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है। यह क्रिया गैस द्रवों में होती है, गैस ठोस द्रव गैसों में होती है, और यह क्रिया केवल विलयनों में ही होती है। इसमें विलेय और विलायक के अणुओं में गति होती है, इसमें केवल विलायक के अणुओं में ही गति होती है। इसे विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका नहीं जा सकता, इसे विपरीत दिशा में दाब लगाकर रोका जा सकता है। ये भी सरल ही पॉइंट हैं सभी। इसमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक, अणु, और इसमें विलायक के अणु कम सांद्रता वाले
विलयन से अधिक साधन वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो पूरे पॉइंट सरल है, इसमें से आप कोई भी 3 कर लें अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5वें की, और प्रश्न क्रमांक 5वां है हेनरी का नियम। लिखिए। तो हेनरी का नियम बच्चों ये दिया था गैस की द्रव्य विलेयता से संबंधित। तो गैस की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अब क्या नियम दिया था, तो ये नियम आपको मेन है, इसको जरूर लिखना है। अभी परिचय लिखें ना लिखें चलेगा, लेकिन ये नियम आपको लिखना है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता, किसकी विलेयता, गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात जितना दाब हम गैस पर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा गैस द्रव्य में घुलेगी, ये इसका मतलब है। अर्थात गैस का विलयन के ऊपर दाब जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी अधिक होगी। तो यहाँ पे ये समानुपाती लिखा है, इसको आप निशान के रूप में लिखें m समानुपाती p, और जैसे ही समानुपाती का निशान हटेगा तो आ जाएगा m बराबर kp, और k को आप बराबर में रखेंगे तो m के बटे में आ जाएगा p, तो k बराबर mp। अब आप चाहें तो k जो है एक स्थिरांक और हेनरी स्थिरांक, इसलिए इसको kh से भी दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से इसका हेनरी का सूत्र बन जाएगा। यहाँ पर अब कौन सी चीज़ क्या है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे कि k एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, और m क्या है, विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का द्रव्यमान, आप चाहें तो इतना भी लिख सकते हैं गैस का द्रव्यमान, और p क्या है, विलायक के साम्यावस्था पर विलायक के ऊपर गैस का दाब, तो गैस का दाब इतना भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद आप पूछा है 7वें प्रश्न में कि हेनरी नियम के क्या अनुप्रयोग हैं। तो हेनरी नियम के बहुत सारे उपयोग होते हैं। एक तो होता है कार्बनीकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। आपने देखा होगा सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है, जैसे उसको हिलाते हैं तो बाहर फुब्बारा सा निकलता है। इसके अलावा रक्त में घुली हुई गैसों के विनिमय में भी इसका उपयोग किया जाता है हेनरी नियम का, और गहरे समुद्र में गोताखोरी के लिए भी हेनरी नियम का उपयोग होता है। बहुत ऊंचाई पर और जलीय जीवन में भी हेनरी नियम का उपयोग देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 6वां और अंतिम प्रश्न हमारा, कि वाहनों के रेडिएटर में जल का प्रशीतक के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इसका प्रश्न था कि क्यों किया जाता, तो क्योंकि यदि वाहन को कम ताप वाले लगभग 0 डिग्री सेल्सियस वाले स्थानों पर उपयोग में लाया जाए तो रेडिएटर में जल भरा होता है। इंजनों में आपने देखा होगा, 4 व्हीलरों में, ट्रैक्टरों में, आपकी जो बाइक 4 व्हीलर होती हैं, है ना, तो उनमें रेडिएटर होता है, रेडिएटर में जल भरा होता है, तो जल बर्फ़ के रूप में जम जाएगा। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हम ले जाएंगे कार को, आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ जम जाती है, जिससे रेडिएटर के पास जाने का खतरा होता है। यहाँ पर पास का नहीं है, ये पास यहाँ पर लिख लें आप सही, जिससे रेडिएटर के फट जाने का, ये क्या लिखना है यहाँ पर, फट जाने का खतरा होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए रेडिएटर के जल में एथिलीन ग्लाइकोल, ये आपको अच्छे से याद रखना है नाम, क्योंकि विकल्प बन सकता है। कौन सा केमिकल मिलाया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल यानी हिमरोधी जिसको बोलते हैं। हिमरोधी मतलब जो हिम को बर्फ़ में बदलने से रोके, यानी पानी को बर्फ़ में बदलने से रोक दे, मिलाया जाता है। इसलिए इससे विलयन का हिमांक कम हो जाता है। तो ये था जो प्रश्न क्रमांक 6वां। सभी प्रश्नों को उत्तर आपने अध्याय 2 के जान लिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के सभी चैप्टर के सभी अध्याय के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद।